फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेने जा रही हूँ मैथ्स का, अलजेब्रा। इसके अंदर स्टूडेंट्स को ये मोस्टली कंफ्यूजन रहती है कि इसमें नंबर्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, और क्या नंबर्स और वेरिएबल्स के ऊपर सेम ऑपरेशन लगते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के। ये सारी प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा टॉपिक है अलजेब्रा। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में। अर्थमेटिक में क्या होता है, हम सिर्फ नंबर्स लेते हैं। हम आज तक सिर्फ जब इस छोटी क्लासेस से हम सिर्फ नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। अब ये अलजेब्रा में कुछ वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। वेरिएबल्स हम उन्हें मैथ्स में बोलते हैं, लेकिन हम उनको अल्फाबेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये अल्फाबेट्स क्या करने आते हैं मैथ्स में? ये लेटर्स जो हम यूज करते हैं, ये हमें वो नंबर्स के बारे में, उन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जो नंबर हमें नहीं पता। उनकी जगह हम XYZ नंबर्स यूज करते हैं। ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं। और हमारे जितने भी फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, जब आप फॉर्मूला याद करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, आप याद करते हैं d इज इक्वल टू 2r। अब r वहां पर क्या है, फिक्स तो नहीं है कि यहाँ पे r4 ही फिक्स करना है, या r8 ही होगा, या r16 ही होगा। आप r की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 1.5 2.5। तो इसका मतलब r जो है वो एक वेरिएबल है। तो ये जो हमारे नंबर जो वेरिएबल्स हैं, वो हैं हमारे इंग्लिश के लेटर्स, और मैथ्स में उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और इनका दूसरा नाम है लिटरल्स। लेटर्स यूज इन मैथ्स कौन कौन से मोस्टली यूज करते हैं हम? X Y A B। ये इनको लिटरल नंबर्स भी बोलते हैं और सिंपली लिटरल्स भी बोलते हैं। और इनका जो काम है मैथ्स में वो सेम ही है जैसे नंबर्स का है। हम इन्हें नंबर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन बस हमें क्योंकि वो नंबर पता नहीं है, तो उसकी जगह पे हम इसे लिख देते हैं। समझ आया? सपोज आज आपका एक फ्रेंड एब्सेंट है जो आपके साथ बैठता है, ठीक है, वो उसकी सीट फिक्स है, लेकिन आज वो क्योंकि एब्सेंट है तो आपने किसी और फ्रेंड को वहां पे बुला लिया, तो वो एक वेरिएबल हो गया ना, कि वहां पर कोई भी आके बैठ सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, लेकिन पेरीमीटर में P जो है, ठीक है, वो भी एक वेरिएबल है। P जो है वो एक वेरिएबल है, और 4 इंटू S, S भी एक वेरिएबल है। अगर मेरा S चेंज होगा तो मेरा P भी चेंज होगा। ठीक है, तो when we replace side with letter S, side can be 2 3 4 10। अब जैसे 2 3 4 10 यहां आएगा, P भी साथ साथ चेंज करता जाएगा। तो वन फॉर्मूला वर्क फॉर ऑल, तो इसीलिए हम लेटर्स यूज करते हैं। अब इनके ऊपर जो ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है, हम नंबर्स के ऊपर आज तक क्या पढ़ते आए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। यही सेम हमारे लिटरल्स के ऊपर लगते हैं। आज तक स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम है कि ये लगते कैसे हैं। तो यही मैं आपको सिंप्लीफाई कर रही हूं, कि जैसे सबसे पहले मैंने लिया एडिशन, अब मैंने लिया सम ऑफ x एंड 5। x भी एक नंबर की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन वो क्योंकि नंबर मुझे पता नहीं है, वो अननोन है, इसलिए मैंने उसे नाम दे दिया। नाम देने के लिए हम हमेशा इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, तो यहां पर हम नाम बड़ा सारा नहीं देते, एक अल्फाबेट से दे देते हैं। तो वो ले दिया मैंने x, तो मेरा क्या बन गया? सम ऑफ x एंड 5। x सम का साइन होता है एडिशन, तो यहां पे +5 आ गया। y मोर देन x, x प्लस y। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। अगर a प्लस b है तो मैं उसे इंटरचेंज करके भी लिख सकती हूँ, b प्लस a।
ए के अंदर 0 को ऐड करूंगी तो भी ए ही आएगा, जैसे मेरी नंबर्स के ऊपर लगती हैं। अगर मैं a प्लस बी को पहले ऐड करके फिर c में ऐड करूं तो भी मेरा आंसर वैसे ही रहेगा, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं तो। एडिशन वर्क्स द सेम वे इवन व्हेन लेटर्स आर यूज्ड, तो कोई भी फर्क नहीं है, ये नंबर्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं यहां पर भी। अब मेरे पास आया सब्ट्रैक्शन, 5 लेस देन x, तो मैं क्या करूंगी, स्टार्ट करूंगी x से और उसमें से रिमूव करूंगी 5 को। y लेस देन x, तो मैं स्टार्ट करूंगी x से, उसमें से रिमूव करूंगी y को। तो ये नंबर्स की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ और नई चीजें नहीं आ गई। हमें वो नंबर्स नहीं पता तो हमने उन नंबर्स का नाम नहीं पता, तो हम मैथ्स में नाम लिखने के लिए कुछ लेटर्स को यूज करते हैं और सिंगल लेटर्स यूज करते हैं। अब क्योंकि वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नाम होते हैं, अब हर एक की आइडेंटिटी डिफरेंट है, तो हर नंबर की आइडेंटिटी डिफरेंट करने के लिए एक को x बोल देते हैं, दूसरे को y बोल देते हैं, अगर एक और भी है तो उसको z बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन में 4 टाइम्स ऑफ x, 4 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन को नहीं लिखूंगी, मैं 4 के साथ x को बिल्कुल जोड़ के लिखूंगी, 4x इंस्टेड ऑफ 4 इंटू एक्स, क्योंकि अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन साइन को हम रिमूव कर देते हैं। अब जब डिवीजन की बात करते हैं, x डिवाइडेड बाय y, अब यहाँ देखो 2 वेरिएबल्स हैं, हमें दोनों नंबर्स नहीं पता, हमने दोनों को डिफरेंट नाम दिए, एक को x दिया और y दिया। अब देखो ये x डिवाइडेड बाय y है तो मैंने x डिवाइडेड बाय y लिखा, y डिवाइडेड बाय 7 है तो मैंने y डिवाइडेड बाय 7 लिखा, 30 डिवाइडेड बाय x है तो 30 पहले आया फिर x आया, ठीक है। नंबर भी वेरिएबल से डिफरेंट है। अब जिस तरह से नंबर्स जो हैं, अब अगर मैं 2 इंटू 2 करूं तो ये 2 स्क्वायर हुआ, मुझे पता है 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4। अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 करूं तो ये 2 क्यूब हुआ और मुझे पता है ये होता है 8। इसी तरह से हमारे लिटरल्स भी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर की वैल्यू नहीं पता, तो अगर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मैं उसकी पावर लिख देती हूँ 2, अगर वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मैं उसकी पावर लिख देती हूँ 3, अगर 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मैं उसकी पावर लिख देती हूँ 4, और अगर 5 बार हुआ तो मैं उसकी लिख देती हूँ 5। तो इसमें x जो है वो बेस है, 5 जो है वो पावर है, और पावर को हम दूसरा क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये थे हमारे लिटरल्स के बारे में मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस। अब आगे मैं लेने जा रही हूं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो एक स्पेशल टाइप है। वैसे तो नॉर्मली सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें x की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप होती है कि जो पावर्स होती है वेरिएबल्स की वो सिर्फ होल नंबर्स हो सकती है। होल नंबर्स हो सकती है मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पावर में नहीं हो सकती, ठीक, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो रूट में नहीं हो सकती। होल नंबर्स मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी पावर हो सकती है, पर नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब मैं x रेज़ टू पावर -1 नहीं लिख सकती, मैं x रेज़ टू पावर 1/2 नहीं लिख सकती, मैं x रेज़ टू पावर √x नहीं लिख सकती, तो वो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब जैसे x प्लस y है, अब x की पावर यहाँ पर 1 है और y की पावर यहाँ पर 1 है, x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर मैं 2 को ऐसे भी लिख सकती हूँ x रेज़ टू पावर 0। अब मुझे पता है कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 0 होती है तो मैं उसको 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 0 है तो हम उसको उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 1 विल बी ऑल्सो 2, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 0 है, y की पावर 3 है, y की पावर 1 है। ये रूल क्यों है? क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल में कोई नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, रूट्स नहीं हो सकते, और इसको चेक भी किया जाता है। एक क्वेश्चन भी आता है कि ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर उसके जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर में हमें माइनस मिल जाए,
फ्रैक्शन मिल जाए या रूट मिल जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। और कब हो सकता है? अगर उसकी पावर में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या कोई और नंबर हो इन्फिनिटी तक, तो वो पॉलिनोमियल हो सकता है। तो हम ये चेक भी कर सकते हैं कि ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है या नहीं, और चेकिंग के यही रूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जो हमेशा सेम रहे, कभी चेंज ना हो। कांस्टेंट इज अ फिक्स नंबर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। अब 2 की जगह हमेशा वो 2 ही रहेगा। अगर कहीं पर 2 लिखा है तो वो हमेशा 2 ही रहेगा। 2 की जगह कुछ और नहीं हम लिख सकते, 4 की जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते। ये सब कांस्टेंट्स हैं। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज d इज इक्वल टू 2r, तो ये 2 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। r जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, r चेंज हो सकता है। तो 2 इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट नेवर चेंजेस। और वेरिएबल एक लेटर होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे x, y, r में कोई भी वेरिएबल लिख सकती हूँ। और इसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मैं छोटा सर्कल लूं तो उसका रेडियस छोटा होगा, बड़ा सर्कल लूं तो उसका बड़ा रेडियस होगा, उसका फिर डायमीटर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सब जो है चेंज हो सकते हैं डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अ सर्कल। क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं इसलिए ये वेरिएबल है। इनकी टेंडेंसी है चेंज होने की। जैसे डेज चेंज होते हैं, टाइम चेंज होता है, टाइम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अंडरस्टूड? हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स सेम रहते हैं, सो दे आर कांस्टेंट। मम्मी पापा वही रहेंगे पूरी लाइफ, लेकिन हमारे क्या चीजें चेंज है हमारी लाइफ में? जैसे टाइम चेंज हो रहा है, डे चेंज हो रहा है, मंथ चेंज हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है। सो दीज आर ऑल वेरिएबल्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक सिंपल मीनिंग में देखें तो जब भी हमारे पास वेरिएबल्स और नंबर्स हैं और वो आपस में जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दैट मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि ये, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? नंबर्स आप देख सकते हैं, नंबर्स क्या है? 3, 5, -2। इसके अंदर वेरिएबल्स क्या हैं? x, y, -xyz, ठीक है। और इसके अंदर ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें लेटर्स हैं, इसमें नंबर्स हैं, इसमें ऑपरेशंस हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसकी पावर्स जो हैं वो हमेशा सिर्फ होल नंबर्स होंगी। ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल भी है। अब टर्म्स क्या होती हैं एक्सप्रेशन की? अ टर्म एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स, ठीक है, और वो टर्म्स सेपरेटेड होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। अब एडिशन साइन यहाँ है और सब्ट्रैक्शन साइन यहाँ है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, फिर ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, ठीक है। 3x फर्स्ट टर्म है, 5y सेकेंड टर्म है, -2xyz थर्ड टर्म है। अब हम माइनस साइन बिलोंग करता है टर्म को ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो बताता है कि टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर उसके आगे माइनस है तो वो टर्म नेगेटिव है। अब मैंने एक्सप्रेशन लिया 5x² -6x³ प्लस 8xy³ -9। इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ये माइनस से कनेक्टेड है, ये प्लस से कनेक्टेड है, माइनस से। पहली टर्म है 5x², दूसरे के पास माइनस साइन है तो ये -6x³ आ गया, थर्ड आ गया 8xy³ और फोर्थ आ गया -9। तो ये 4 टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है आपस में या तो एडिशन साइन से या सब्ट्रैक्शन साइन से। अब टर्म्स के अंदर भी 2 तरह की चीजें होती हैं। पार्ट्स ऑफ अ टर्म, कोफिशिएंट भी होता है, लिटरल पार्ट भी होता है। लिटरल पार्ट वो होता है जो वेरिएबल पार्ट होता है और कोफिशिएंट वो होता है जो नंबर होता है। अब जैसे ये एक 3xy है, ठीक है, ये एक टर्म है, इसके अंदर जो नंबर है 3 वो क्या है? कोफिशिएंट, वो है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो सकता। और लिटरल पार्ट क्या है? xy। दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा लिख दिया मैंने, वेरिएबल पार्ट xy दोनों ही वेरिएबल पार्ट है। टर्म क्या है मेरी? -20pq
क्यूब। तो कोफिशिएंट क्या हुआ मेरा -20 और लिटरल पार्ट क्या हुआ, p भी हुआ और क्यूब भी हुआ और माइनस मैंने कहां भेज दिया, कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, लिटरल पार्ट के साथ मैंने नेगेटिव साइन नहीं रखा, मैंने कोफिशिएंट के साथ रखा। अब 4p है तो कोफिशिएंट हुआ 4 और लिटरल पार्ट हुआ p। और अगर मेरे पास सिर्फ x और y लिखा हो सपोज, तो इनका हम लेके चलते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। 1 कोफिशिएंट हमेशा लिखा नहीं जाता, उसको समझा जाता है कि अगर सिर्फ वेरिएबल पार्ट लिखा है, इफ नथिंग इज रिटन कोफिशिएंट इज ऑलवेज 1। अंडरस्टूड? अगर मेरे पास सिर्फ x लिखा है तो इसका मुझे अंडरस्टूड है कि कोफिशिएंट क्या है, 1। अब मैं लेने जा रही हूं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अभी तक मैंने समझाया आपको कोफिशिएंट और लिटरल पार्ट। अब उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना रही हैं तो वो उसके फैक्टर्स है। ठीक है, अब ये टर्म है 3x²। अभी तक हमने किया था 3 इसका कोफिशिएंट पार्ट है, x² इसका लिटरल पार्ट है। ये तो सिंगल है, इसमें पावर है तो पावर को मैं स्प्लिट करूंगी तो ये आ जाएगा। तो ये 3 इसके फैक्टर्स है। अगर मैंने -3xy लिया तो -3 इसका कोफिशिएंट है, x और इंटू y जो है ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई करके xy बना रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन साइन तो हम लिखते नहीं। तो xy क्या हुआ, इसके फैक्टर्स हुए। लिटरल पार्ट भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई करने वाले को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। 9x², 9 हुआ इसका कोफिशिएंट पार्ट और फिर एक x आया, फिर x। तो ये जब 3 चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ये तीनों इसके फैक्टर हैं इस टर्म के। अंडरस्टूड? अभी तक हमने पढ़ा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या कांस्टेंट्स होते हैं, कौन से हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, कौन से हमारे लिटरल पार्ट्स होते हैं, क्या हमारी टर्म्स होती हैं, टर्म्स के अंदर भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। वो मैंने अभी तक आपको क्लियर किया। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी या कुछ एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैं लेने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। अगर मेरे पास जो टर्म है वो सेपरेटेड किससे होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से। अगर ये दोनों में प्लस साइन है तो एक ही एडिशन साइन है, तो ये 2 टर्म्स है। ठीक है, यहां पर कोई भी एडिशन और कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं है तो ये 1 टर्म है। ठीक है, मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद ओनली 1 टर्म। एग्जांपल्स, अगर सिर्फ 5x है, एक ही टर्म है, 7 भी एक ही टर्म है, इसके आगे ना कोई एडिशन है, ना कोई सब्ट्रैक्शन है, ना इसकी कोई एक्सटेंशन है। 3x² भी एक ही टर्म है, -7x² भी एक ही टर्म है, x4 भी एक ही टर्म है। तो ये सारी मोनो है, मतलब ये 1 है। तो 1 टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते हैं। इसमें ना तो कोई एडिशन साइन होता है ना सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बायनोमियल में पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स। अब आप ये देखो, ये 2 टर्म्स है जो एडिशन साइन से कनेक्टेड है, ये माइनस से, ये प्लस से, ये प्लस से। अब क्यों इन्हें बायनोमियल बोलते हैं, क्योंकि ये बाय मींस 2, इसके अंदर 2 टर्म्स है, इसलिए हम इसको बायनोमियल बोल देते हैं। इनमें भी या तो एडिशन साइन से कनेक्टेड होती है या सब्ट्रैक्शन से। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। ट्राई आया कहां से, ट्राई मीन्स 3, तो ये 3 टर्म्स हो गई। इसके अंदर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये कनेक्टेड होती हैं। तो ये यहाँ पे या तो प्लस होगा या माइनस होगा और 3 टर्म्स होंगी। अगर प्लस और माइनस है और 2 टर्म्स हैं तो वो क्या होगा, बायनोमियल। और अगर कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो वो मोनोमियल। अब मैं लेने जा रही हूँ डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री वो होती है पॉलिनोमियल की जो उसके अंदर वेरिएबल है, उसके पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है। ठीक है, अगर उसके अंदर 3 जगह वेरिएबल है तो तीनों जगह हम चेक करेंगे और तीनों जगह में सबसे ज्यादा पावर कहां पर है वो निकाल कर हमें पता लगेगा कि वो जो हाईएस्ट पावर होएगी वही पॉलिनोमियल की भी पावर होएगी।
अब जैसे मेरे पास डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ये एक ही वेरिएबल है इसमें पूरी टर्म में, इसमें भी इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x, इसमें है y। अब यहाँ पर x की पावर 2 है पहले में, दूसरी टर्म में x की पावर 1 है, थर्ड में x की पावर हम 0 ले लें क्योंकि मैंने आपको बताया था x is पावर 0 is 1, सो 2 into 1 is 2, तो थर्ड वाले में हम 0 भी ले सकते हैं। तो हाईएस्ट नंबर क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ 2, क्योंकि 2 जो है वो सबसे बड़ी पावर है तो वो डिग्री भी पॉलिनोमियल की 2 ही होगी। वेरिएबल की पावर जहां पर भी देखनी है हाईएस्ट कहां पर है, उसी जगह से हमें पता लग जाएगा कि इस पॉलिनोमियल की इन तीनों टर्म्स को मिलकर जो पॉलिनोमियल बना है उसकी डिग्री भी 2 ही है। अगर इसकी 3 है और फिर 1 है फिर 0 है तो हाईएस्ट 3 है तो डिग्री 3 हो गई। ठीक है, ये तो था अगर एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर हमारे पास, चलो इसमें और भी एक्सप्लोर करते हैं, ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, अगर मेरे पास ये एग्जांपल 1 है, इसमें पावर कितनी है x की, पहले टर्म में 2, दूसरे में है 4, थर्ड में है 0, तो हाईएस्ट कितनी हुई 4। ठीक है, इन तीनों पावर्स को देखा मैंने, ये जो ऊपर लिखी हुई है x के, ठीक है, यहाँ पे 0 क्यों लिखा, मैंने अभी बताया x रेज़्ड पावर 0 is 1, तो वो -1 से मल्टीप्लाई होके -1 ही दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। तो इन तीनों में हाईएस्ट है 4, तो हाईएस्ट डिग्री हो गई 4। तो हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी, पहले हम लिखते हैं हाईएस्ट पावर, फिर हम लिखते हैं डिग्री। डिग्री किसकी है, पॉलिनोमियल की। हाईएस्ट पावर किसकी है, वेरिएबल की। अब एग्जांपल 2 में मेरे पास ये दो टर्म्स है, पहले में पावर कितनी है 3 और दूसरे में अभी मैंने बताया था कि हम इसको 0 ले सकते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो पहले मैंने लिखा हाईएस्ट पावर, फिर मैंने लिखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 3 है। अब इसमें x की पावर क्या है 1 और यहाँ पर x की पावर क्या है 0। क्यों लिखा 0, x रेज़्ड पावर 0 is 1, 5 into 1 is 5, तो 1 और 0 में हाईएस्ट क्या है 1, तो मैं लिखूंगी हाईएस्ट पावर 1 डिग्री 1। अब पावर 1 2 0, हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2। क्लियर। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो हम उन दोनों वेरिएबल्स, जो एक ही टर्म के दो वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स को भी ऐड करेंगे। कैसे, देखते हैं। हियर ईच टर्म हैज मोर देन 1 वेरिएबल, और हम क्या करेंगे, हर टर्म की पावर्स, वेरिएबल की पावर्स को ऐड करेंगे पॉलिनोमियल डिग्री निकालने के लिए। अब जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, इसमें भी 2 वेरिएबल है x और y, इसमें भी 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, अब मेरे पास पावर्स को ऐड करना है वेरिएबल की, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ 2 और 1 को ऐड करूंगी, x की पावर है 2, y की पावर है 1, इनको ऐड करूंगी, डिग्री आई 3, इसकी डिग्री आई 3। अब ये वाला एक्सप्रेशन में x की पावर है 4, y की पावर है 2, दोनों को ऐड किया, पावर्स को ऐड करना है सिर्फ, तो 6, तो इसकी आ गई 6, इसकी आ गई 4। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 6 4 3 टर्म्स की डिग्री आ गई। अब हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी, ये वाली, तो पॉलिनोमियल की भी डिग्री यही हो जाएगी। ठीक है, टर्म से मतलब नहीं है हमें, ना ही कोफिशिएंट से मतलब है, ना ही वेरिएबल से मतलब है, हमें वेरिएबल की पावर से मतलब है, उनको ऐड किया और डिग्री निकाल ली। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, अ टर्म दैट हैज नंबर्स ओनली इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। जैसे 7 है, -3 है, 10 है, अब 5x + 7 है, 5x जो है वो वेरिएबल है, 7 जो है वो कांस्टेंट है, उसने चेंज नहीं होना, -3/4 इसमें कांस्टेंट है, उसने चेंज नहीं होना, तो ये है कांस्टेंट टर्म। दूसरी क्या है, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स के अंदर या तो सेम लेटर्स होते हैं या सेम पावर्स ऑफ लेटर्स होते हैं। अब जैसे 5x है, -3x है, 10x है, इसमें सब में x है, x सेम लेटर x है। अब 2xy है, 7xy, xy सेम लेटर्स हैं, xy ना मेरे को कोफिशिएंट से मतलब है, ना मुझे उसकी साइन से मतलब है, मेरे को सिर्फ वेरिएबल देखना है कि सेम है या नहीं, इसमें सेम है। अब यहाँ पर सेम लेटर्स हैं x और y और उनकी पावर्स भी सेम है, 2 2
3 तो ये भी लाइक टर्म्स है। हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लेटर से मतलब है और उसकी पावर से है, और वो दोनों मैच होने चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स होती हैं। अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, डिफरेंट लेटर्स होते हैं, डिफरेंट पावर्स होती है। जैसे इसमें 5xyz है, इसमें BC है, ना तो x है इधर, ना इधर y है, ना z है, ठीक है। या x² y है या xy² है, xy तो है लेकिन उनकी पावर्स फर्क है, तो ये भी अनलाइक हो गई। इधर x तो है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, लेकिन पावर्स भी मैच होनी चाहिए, वेरिएबल भी मैच होना चाहिए, उसकी पावर भी मैच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रही, तो ये अनलाइक टर्म है। इन्हीं बेसिस के ऊपर मैंने आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें डाउट आता है, मैंने सॉल्व करके दिए हैं, अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, और मैं आपको इनको फिर से लेकर क्लैरिफाई कर दूंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस को आकर वॉच करते हैं, उसमें से कंटेंट को भी समझते हैं, आप वीडियोस काफी देर वॉच भी करते हैं, लेकिन आप ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज ये एक एफर्ट करिए कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से आ सके। हमारा ये एक इंसेंटिव है आपकी तरफ से कि हम जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को और भी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा भी एक बनता है, इंकरेजमेंट मिलती है हमें भी और एफर्ट करने की। वैसे भी हम लाते रहेंगे, पर आपसे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो से जरूर कुछ हेल्प मिली होगी, ये आपको हेल्पफुल हमेशा रहेगा, आप मेरी वीडियोस अगर देखते रहेंगे। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और आपके लिए प्रॉब्लम्स जो भी हों उनके लिए सोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, वॉच फॉर मोर।